दादा तो अरबपति आदमी था, ये उसके पोते हैं। तो क्या अरबपति नहीं थे? मैं कौम को इनके दादे का नाम भी बताऊंगी और काम भी बताऊंगी। नवाज शरीफ के दादे का नाम जाना था और वो बांडी था। वो क्या होता है? वो जो लोगों के गलों में हार डालते हैं, मिरासी नहीं होते? जी जी। मिरासी, हाँ। ढोल दबक के बजाने वाले, अच्छा। वाजे शाजे ढोल के बजाने वाले। शरेआम लोगों को गोलियां मारी गई, रात को 15 से 20 लोगों को कत्लेआम किया गया। इन चौहा के मुंह को खून लग चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर। जिस तरह इमरान खान साहब की बहादुर बहनें यहाँ पर आके बैठती है, इस तरह पीटीआई के कारकुनान भी बड़ी तादाद में आते हैं। और इस वक्त एक ऐसे पर्सन के साथ, एक ऐसी सेलिब्रिटी के साथ मौजूद हूँ कि जो अडियाला जेल आने से बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके हैं। आप वायरल हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या वजह है? आप तो इमरान खान से प्यार करते हैं, लेकिन लोग अब आपसे प्यार करने लग गए हैं। जहरी बात है, जो भी इमरान खान से प्यार करेगा दुनिया उससे प्यार करेगी, दुनिया। अच्छा ये बताइए, आप बेसिकली यहाँ पर आते हैं, अभी इमरान खान साहब की बहनों ने आपके बारे में कमेंट्स किया कि ये जो भी बात करते हैं बायोलॉजिकली करते हैं। तो अब आप काइंडली ये बता दें कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि बहुत सारे ख्वाजा सराज हैं, लेकिन वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। तो आपकी एजुकेशन पूछ सकता हूँ, और अगर पब्लिक जानना चाहती है तो बताना पसंद करेंगे? क्यों नहीं, मैं एम.ए. इस्लामियात हूँ। माशाल्लाह, ग्रेट। और मेरा ये चैलेंज है, जी नू लीगी लीडरान को मेरा चैलेंज है, जो अपने आप को लीडर समझते हैं, ठीक। और उनकी जो खतून लीडर अपने आप को कहते हैं मैं लीडर हूँ, वो किसी भी महफिल में मेरे साथ बैठ जाए और मेरे साथ मुनाजरा कर ले, इल्मी गुफ्तगू कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, आपने किन लीडरान का नाम नहीं लिया? नाम लेंगे तो जरा ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये जितने भी नून लीगी और जरदारी के लीडर बने फिरते हैं। आप जरदारी साहब की बात करते हैं, देखें बिलावल साहब का एक जुमला है, वो कहते हैं कि मुझे जरदारी साहब ने एक जुमला सिखाया कि बेटा हर चीज खाना, लेकिन किसी गरीब का हक ना खाना। हाँ, बहुत अच्छा। अब मैं इस बारे में क्या कहूँ आपने कि जो पूरा मुल्क लुट के खा गए। अभी हाल ही में राणा सनाउल्लाह ने कहा कि 3,000 अरब ये लूट के दुबई ले गए हैं। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे जरदारी साहब? माशाल्लाह इस वक्त सीनियर है। जो जरदारी कहे कि मैंने अपने बेटे को नसीहत की है कि सारा कुछ खा लेना, लेकिन कौमी दौलत न खाना। मैं क्या कहूँ इस बारे में अब। अच्छा, एक बात है, बांग्लादेश के सदर, वो जब वहां पर चेंजिंग आई थी, सदर साहब उनके बीमार थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमारे सदर साहब भी इस्तीफा देंगे या क्या? अभी बीमार है, उनकी सारी तस्वीरों से ऊपर अपनी तस्वीर लगवाता है, हालांकि टांगे जो वो कब्र में है जरदारी साहब की, उनसे ना उठा जाता है ना बैठा जाता है, ना उसको रात को नींद आती है। इतना हराम खाया है, इतना मुल्क को लूटा है और इतने बेगुनाहों को कत्ल करवाया है कि जरदारी साहब की रातों की नींद उड़ गई है। रातों को उसको नींद नहीं आती, गोली खाकर उसको सोना पड़ता है। ये सूरत हाल है। आप चूंकि आप बता रहे हैं कि आप इस्लामियात के स्टूडेंट भी हैं, तो मेरे से आप ज्यादा इल्म रखते हैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बता दीजिए कि आखिरत में क्या जवाब देना होता है इन्होंने? क्योंकि एक तो मुल्क की जिम्मेदारी, और फिर आपने जैसे बता रही हैं कि इतनी करप्शन की है, तो फिर क्या इनको मरना याद नहीं होता या इनको वहां पे जवाब दे नहीं है? अल्लाह कुरान में कहता है वमन यक़्तुल मुमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम। अल्लाह ने कहा जो एक भी मोमिन को जानबूझ के कत्ल करता है, अल्लाह कुरान में कहता है उसकी जजा सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है। और अल्लाह ने कुरान में दूसरे मकाम पर फरमाया जिसने किसी एक इंसान को, यहां तो मोमिन कहा, अल्लाह ने कहा जिसने किसी एक बेकसूर इंसान को अल्लाह कहता कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और अल्लाह कुरान में कहता जिसने एक इंसान की जिंदगी को बचाया, गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो जिन्होंने बेशुमार लातदाद मासूम निहत्ते अपने पाकिस्तानियों का और अपने लोगों का जिन्होंने कत्ल करवाया, अल्लाह जाने उनकी जजा क्या होगी आखिरत में। अच्छा, मौजूदा टाइम पे पीपल्स पार्टी तो इन सब चीजों का या ये सब कारनामों का इल्जाम नहीं लेती, क्योंकि वो कहती है कि हम हुकूमत में नहीं है, हम सिर्फ उनको सपोर्ट कर रहे हैं। असल हुकूमत जो है वो नून लीग की है। ये 50 सालों से इसी तरह कौम को उल्लू बना रखा है इन्होंने। सारे ऐनी ओहदे इनके पास हैं, सदारत इनके पास, चेयरमैन सेनेट इनका, डिप्टी स्पीकर इनका, सदर इनका, गवर्नर इनके, कोई चीज बाकी रह तो नहीं गई जो इनको नहीं मिली। आजम रह गया, ठीक है, समझे वजीर आजम, समझे बस वजीर आजम ही समझे कि इनका एक ही मंशूर है कि इलेक्शन से पहले कहते हैं जरदारी चोर है और वो कहता है कि नवाज शरीफ चोर है। जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर ये मिल के हुकूमत बनाते हैं। हुकूमत नहीं बनाते बल्कि ये मिल के मुल्क को लूटते हैं, और 52 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। पूरा मुल्क खा गए, सारी कौम खा गए। इन चोरों ने कौम के गुर्दे तक निकाल के बेच दिए, और अब भी इनका आज तक पेट नहीं भरा। अब फिर कहते हैं अब बिलावल को वजीर आजम बनाओ, और बिलावल कहता है मेरी बहन को वजीर आजम बनाओ। नवाज शरीफ कहता है मुझे कश्मीर का वजीर आजम बना दो। 3 दफा। एक मासूम सी ख्वाहिश है, क्या नवाज शरीफ साहब की पूरी नहीं होनी चाहिए? हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। ये बड़ी ख्वाहिशें लेकर आया था पाकिस्तान।
कि मुझे पाकिस्तान का चौथी बार वजीर आजम बनाया जाएगा, लेकिन वो ख्वाहिश भी धरी की धरी रह गई और ना बनाने वालों ने उस बेचारे को वजीर आजम ना बनाया, तो अब उसकी ख्वाहिश रह गई कि मुझे कश्मीर का वजीर आजम बना दें। नवाज शरीफ साहब जो खास करके चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इस कौम की बड़ी खिदमत की, मोटरवेज दी और इसके अलावा बहुत कुछ। आपकी नजर में? मोटरवे आज तक गिरवी है जी, आज तक मोटरवे का कर्जा नहीं उतारा जा सका। हालांकि जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो प्रोजेक्ट उनमें इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट के जरिए जो भी प्रोजेक्ट आप बनाएंगे वो कौम के लिए भी सूदमंद होगा और मुल्क के लिए भी सूदमंद होगा। अगर आप कर्जे लेकर कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उससे मुल्क का भी नुकसान होगा और कौम का भी नुकसान होगा। अब BRT पेशावर में बनी वो इन्वेस्टमेंट है, कर्जा लेकर नहीं बनाई गई, कौम पर उसका कोई बोझ नहीं है। इसी तरह आप जो भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं मुल्क के अंदर तो आप कर्जे लेकर ना बनाएं, बल्कि इन्वेस्टमेंट के जरिए आप जब भी कोई आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उससे मुल्क का भी फायदा होगा, कौम का भी फायदा होगा। ये मोटरवे इन्होंने कर्जा लेकर बनाया, आज तक इसका कर्जा नहीं उतारा जा सका। तो पिस कौन रही है? पाकिस्तान और कौम पिस रही है। आप तारीख पर थोड़ी सी नजर दौड़ा रहे थे, आप बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के वालिद फिर उनके दादाजी की भी बड़ी खिदमत हैं इस प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए। इन्होंने हमेशा कौम से झूठ बोला। मरियम नवाज को अल्लाह ने एक ही क्वालिटी दी है कि जिस अंदाज में वो झूठ बोलती है इस अंदाज में दुनिया का कोई इंसान झूठ नहीं बोल सकता। अल्लाह ने ये उसको क्वालिटी बड़ी बेहतरीन दी है कि झूठ बोलने में उसको बड़ी महारत है। ये कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दादा तो अरबपति आदमी था, ये उसके पोते हैं। तो क्या अरबपति नहीं थे? मैं कौम को इनके दादे का नाम भी बताऊंगी और काम भी बताऊंगी, नवाज शरीफ के परदादे का नाम भी बताऊंगी और परदादे का काम भी बताऊंगी, पूरी कौम को बताऊंगी। इनका काम और नाम पूरी पाकिस्तानी कौम को नहीं पता होगा। क्या है? नवाज शरीफ के न दादे का नाम पता है कौम को, न परदादे का नाम पता है। मैंने कौम को इनके दादे और परदादे का नाम भी बताना है और काम भी बताना है। नवाज शरीफ जब जियाउल हक के साथ न्यू दिल्ली गए तो गैरी गिरजन सिंह से जियाउल हक ने तारुफ करवाया तो ये हमारे यंग चीफ मिनिस्टर हैं और ये आपके इलाके अमृतसर से हैं। ठीक है, तो गैरी सिंह ने कहा क्या लगा मुंडिया तेरा, तो ये कहने लगा जी तहसील तरन तारण साडा पिंड है। नवाज शरीफ कहने लगा, वो कहने लगा की ना है तेरे पिंड का मुंडिया। ये नवाज शरीफ कहने लगा जी जाति उमरा हमारे गांव का नाम है। तो गैरी गिरजन सिंह ने कहा जियाउल हक से, ओ जी मैं जानता हूं इसके बाप का नाम जाना था। क्या? जाना। अच्छा। नवाज शरीफ के दादे का नाम जाना था और वो बांडी था। वो क्या होता है? वो जो लोगों के गल्लों में हार डालते हैं, मिरासी नहीं होते? जी जी। मिरासी, ढोल दबक के बजाने वाले, वाजे शाजे ढोल के बजाने वाले। जाना था नवाज शरीफ के दादे का नाम पूरी कौम को बताना चाहती हूं और वो बांडी था। और जो नवाज शरीफ का परदादा था उसका नाम दुल्ला था। दुल्ला था, नवाज शरीफ के परदादे का नाम दुल्ला था। और गैरी सिंह ने बताया कि वो अमृतसर के बाजार में हार बेचा करता था। पाकिस्तानी कौम, ये तो हारा हुआ वाले लोग ने, ये तो ढोला बाजे वाले लोग थे। इनका क्या ताल्लुक है कि ये सियासत करते, इनका क्या ताल्लुक है कि ये मुल्क की बागडोर संभालते। इनका तो काम था ये ढोल बाजे बजाते और लोगों के गलों में हार डालते। ये वो लोग थे आज एक मुल्क और कौम पर मुसल्लत हो गए जिसकी वजह से आज मुल्क भी तबाह है और पाकिस्तान की कौम भी तबाह और बर्बाद है। या मौजूदा हुकूमत कहती है कि इस वक्त मुल्क ऊंची उड़ान उड़ रहा है। अब 75 साल में जी पाकिस्तान का जो टोटल कर्ज था जी वो 40,000 अरब रुपए था। ठीक है, 75 सालों में। और 4 सालों में इन्होंने कितना कर्जा लिया? 45,000 अरब रुपया कर्जा लिया, डबल से ज्यादा। 75 सालों में 40,000 अरब कर्जा था और 4 सालों में इन चोरों ने 45,000 अरब का कर्ज लिया है। और 50,000 अरब के इन्होंने मुख्तलिफ टैक्सेस जमा किए कौम से और 20,000 अरब के इन्होंने चालान काटे हैं कौम के। अच्छा, आप ये बात कर वो पैसा कहां गया? कौन सा प्रोजेक्ट है? मुझे बताएं कि वो कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है जो आपने बनाया और ये पैसा उस प्रोजेक्ट पे लग गया। वो सारा का सारा पैसा इन चोरों की जेबों में गया है, इनके पेटों में गया है, या दुबई मुंतकिल हुआ है या अमेरिका के अंदर मुंतकिल हुआ है। जो है वो आपको नजर नहीं आ रही। वो बल्कि कश्मीर को भी कहा गया कि अगर आप मरियम नवाज साहिबा को कामयाब करेंगे तो ग्रीन बसें आपको भी मिल जाएंगी।
وہ کیا कामयाब करेंगे, कामयाब करने वाले तो कोई और हैं। और मुबारक हो कौम को कि जहाज बेच के कौम को बसें दे दी। अब अगर मैं अपनी लैंड क्रूजर बेच के मोटरसाइकिल ले लूं तो मुझे कोई मुबारकबाद देगा कि आपने बड़ी तरक्की कर ली है, कि आपने लैंड क्रूजर बेच के मोटरसाइकिल ले लिया है। ये तरक्की है कि पूरी PIA 10 अरब में बेच डाली, हालांकि जो उसके असास हैं वो 14 अरब रुपए के हैं। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा था असेंबली में कि लिया है भाई, तो लिया है ना, उनको पता है हम इस कौम को गोलियां भी मारेंगे तो हमारा कुछ नहीं करना। कश्मीर आपके सामने है, दिन दिहाड़े, आज दिन दिहाड़े कश्मीर में शरेआम लोगों को गोलियां मारी गई, रात को 15 से 20 लोगों को कत्लेआम किया गया। इन चोरों के मुंह को खून लग चुका है, और जब किसी इंसान के मुंह को खून लग जाए तो फिर उसकी कोई हद नहीं होती कि वो कहां तक जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी वेरी मच।